नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24/7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। तो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अफगानिस्तान मुद्दे पर बैठक की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद रहे। बैठक ऐसे वक्त हुई जब भारत के राजनयिक ने एक दिन पहले ही तालिबान से मुलाकात की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग पिछले 3 घंटे से ज्यादा समय तक चली। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से वहां रोज नए हालात और परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कुछ आला अधिकारियों का उच्च स्तरीय समूह भी गठित किया था। ये समूह इसके बाद से अफगानिस्तान की तेजी से बदल रही परिस्थितियों पर रोजाना बैठक कर रहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि पीएम मोदी ने समूह को पहले अफगानिस्तान में भारत की तात्कालिक प्राथमिकता तय कर उन पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी का 91 साल की उम्र में देर रात निधन हो गया। गिलानी के निधन की खबर मिलने पर कश्मीर में कुछ पाबंदियां लगाई गई है। इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। सीनियर नेता ने हैदरपुरा स्थित अपने घर पर बुधवार रात करीब 10:30 बजे अंतिम सांस ली। गिलानी का परिवार उन्हें हैदरपुरा या फिर सोपोर में दफनाया जा सकता है। गिलानी के परिवार में 2 बेटे और 4 बेटियां हैं। गिलानी कश्मीर में सक्रिय अलगाववादी नेता थे। 29 सितंबर 1929 को सोपोर में जन्मे गिलानी को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का उदारवादी चेहरा माना जाता था। गिलानी ने कॉलेज की पढ़ाई लाहौर से की थी। उस समय लाहौर भारत का ही हिस्सा था। वो कश्मीर की सोपोर विधानसभा सीट से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। उन्होंने 1990 के दशक में आतंकी हिंसा और अलगाववाद की सियासत करने वाले धड़ों को मिलाकर ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का गठन किया था। इसमें 1987 के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की खिलाफत करने वाले तमाम गुट शामिल हुए थे। चलिए अब रुख करते हैं प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी में चिंतन का जो दौर है लगातार जारी है। बस्तर में चिंतन शिविर आयोजित किया गया है और आज चिंतन शिविर का आखिरी दिन है। मिशन साल 2023 के लिए बीजेपी मंथन कर रही है इस चिंतन शिविर के जरिए और आज भी चिंतन शिविर में कई मुद्दों पर चर्चा होगी और कई बड़े नेता भी शिविर में शामिल होंगे। कल कई चुनावी मुद्दों पर बातचीत हुई थी और आज भी कई अलग अलग मुद्दों पर बातचीत होगी, चर्चा होगी, विचार मंथन किया जाएगा। मिशन 2023 के लिए बीजेपी रणनीति बना रही है और यह भी चिंतन किया जा रहा है कि आखिर इस बार के विधानसभा चुनाव में वो क्या कारण थे जिसके कारण हार देखनी पड़ी थी बीजेपी को और इसलिए बस्तर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता इसमें शामिल हो रहे हैं और आज बीजेपी के चिंतन शिविर का आखिरी दिन है। चलिए और सीधे रुख कर लेते हैं जगदलपुर का। नरेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। नरेश जी, आज बीजेपी के चिंतन शिविर का आखिरी दिन है। आज कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे जिन पर चर्चा हो सकती है, बातचीत हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चिंतन शिविर के आखिरी दिन में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और आखिरी सत्र में प्रमुख रूप से जो मुख्य वक्ता हैं उनकी प्रेजेंटेशन होगी नेताओं के सामने। पूरा जो चिंतन शिविर है, देखिए उसमें प्रमुख रूप से मिशन 2023 के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को किस तरह से और किस रणनीति पर काम करना है, ये सारा चिंतन शिविर उसी बात पर केंद्रित रहा है। और आज भी जो सम्मेलन होगा उसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल तक किस तरह से प्रबंधन चुनाव से पहले करना है, किन मुद्दों को लेकर आम लोगों के बीच पहुंचना है, उन पर एक रणनीति तैयार की जाएगी। एक ढांचे को ज्यादा मजबूत बनाने की संगठनात्मक तौर पर कोशिश की जाएगी। इसी के तहत ये चिंतन शिविर पूरी तरह से पिरोया गया था। इसी के इर्द गिर्द ये सारा सब कुछ रखा गया था। साथ ही साथ जो चिंतन शिविर में जिस तरह से सारी चीजें जो नेताओं ने जो बातें कही और जो कार्यकर्ताओं को इशारे में बताया गया, वो यही बताया गया कि पार्टी राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर सभी चीजों की निगरानी रख रही है और केवल काम करने वाले नेताओं को ही चुनाव में टिकट मिलेगी और पार्टी के अंदर पद और दूसरी जिम्मेदारियों का मौका मिलेगा। इसलिए परफॉर्मेंस देना आवश्यक होगा। ये एक तरह से इस चिंतन शिविर में रहा। आज
कल देर शाम BL संतोष जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो शामिल हुए इसमें, और इसके साथ ही सभी जो प्रमुख नेता थे जिनका इस कार्यक्रम में शामिल होना था वो सभी शामिल हो चुके हैं। आज इनका जो सम्मेलन होगा उसमें करीब 1,500 से 2,000 की तादाद में जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के वो इस सम्मेलन में शामिल होंगे। कल जो है एक पत्रकार वार्ता भी रखी गई थी जिसमें प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में 500 किसान 2.5 सालों में इस सरकार में आत्महत्या कर चुके हैं। प्रदेश सरकार के खिलाफ भी उन्होंने कई मुद्दों को उठाया, लेकिन तकनीकी तौर पर ये जो पत्रकार वार्ता है काफी कमजोर दिखाई दी, क्योंकि 2018 में भी ठीक उस वक्त 2.5 साल पहले 1400 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की थी। तो ऐसा लगता है कि चिंतन शिविर संगठनात्मक तौर पे ज्यादा महत्वपूर्ण था और इसके बाद आने वाले समय में पार्टी अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए जमीन पर उतरेगी, कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाएगा इसके लिए। लेकिन अभी आज जो है वो चिंतन शिविर के दूसरे सत्र के बाद करीब 11:30 बजे सत्र खत्म होगा और उसके बाद कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। बिल्कुल नरेश, आप भी नजर बना के रखिएगा। देखते हैं चिंतन शिविर के बाद जमीनी स्तर पर कितना असर देखने को मिलेगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो साल 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले हर दल आदिवासी बाहुल्य बस्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। भाजपा बस्तर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर कर सरकार पर धर्मांतरण और अधूरे विकास को लेकर निशाना साध रही है। तो वहीं सत्ता पक्ष के मुताबिक भाजपा का यह दिखावा केवल वोट बैंक के लिए है। कांग्रेस का दावा है कि बस्तर के विकास के लिए सरकार ने कम वक्त में ही कई योजनाएं और कदम उठाए हैं। बस्तर किसका साथ देगा ये तो बाद में तय होगा। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। वो यही है कि वो 15 साल के कुशासन के बारे में चर्चा हो रही है। रमन सिंह को घेरा जा रहा है, रमन सिंह के शासनकाल को कटघरे में खड़ा किया गया है। उसी में धर्मांतरण की बात भी आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितने भी चर्च बने हैं वो आंकड़े उठा के देख लीजिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर में भाजपा के चिंतन शिविर पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी को उनका 15 साल का शासनकाल याद दिलाया और धर्मांतरण के मुद्दे पर मुखर होते विपक्ष पर जमकर पलटवार किया। दरअसल इन दिनों छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी के लिए विपक्षी दल भाजपा धर्मांतरण समेत सरकार को अधूरे वायदों की याद दिलाकर सक्रिय नजर आ रही है। भाजपा ने 2023 की तैयारी की शुरुआत बस्तर में चिंतन शिविर से कर दी है। वजह राज्य की 29 ST यानी आदिवासी बहुल विधानसभा सीटें। जिस भी दल को आदिवासी सीटों पर समर्थन मिलेगा वो छत्तीसगढ़ में सत्ता के करीब पहुंचेगा। 2003 में भाजपा को अनुसूचित जनजाति की 23 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। 2008 में भाजपा 19 सीटें जीत पाई। फिर 2013 में बीजेपी को 11 सीटों पर जीत मिली, जबकि 2018 में पासा पूरी तरह से पलट गया। कांग्रेस ने अनुसूचित जनजाति संबंधी 29 में से 27 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर प्रदेश में सत्ता हासिल की। बस्तर की 12 विधानसभा सीटों में से 11 सीटें ST आरक्षित हैं, जहां पहले भाजपा का दबदबा हुआ करता था, लेकिन मौजूदा वक्त में बस्तर की 12 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस काबिज है। भाजपा की सबसे बड़ी चिंता यही है, इसीलिए वो बस्तर में एक बार फिर जनता का साथ ढूंढने के लिए मंथन कर रही है। इसी मकसद से पार्टी ने 3 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत बस्तर से की। चिंतन शिविर में छत्तीसगढ़ भाजपा के सभी कद्दावर नेताओं के साथ साथ भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी शामिल हुई। शिविर में भाजपा ने मौजूदा दौर में बस्तर में धर्मांतरण को गंभीर मुद्दा बताते हुए सरकार को घेरा। भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी क्षेत्रों में विकास और उनके अधिकारों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। इधर कांग्रेस नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा को 15 साल तक आदिवासियों की चिंता नहीं हुई। आज सत्ता में वापसी के लिए वो फिर बस्तर में शिविर आयोजित करने का दिखावा कर रही है। तो हमें साफ साफ पता चलेगा कि जो वादा करते कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई उसे निभाए ही नहीं। छत्तीसगढ़ की हर एक वर्ग को धोखा देते हुए, यानी कि वो झूठ बोले, सत्ता में आए और न निभाकर यहाँ के लोगों को धोखा कर रहे हैं। इस वजह से कितने वादे पूरे किए और 2.5 साल निकल गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब तो जनता सवाल पूछ रही है कि जवाब तो देना पड़ेगा उपेश जी। जनता सवाल पूछेगी और ये सवाल पूरे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है। विकास के सारे काम ठप हैं, कोई डेवलपमेंट के काम छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहे हैं।
आदिवासी लोगों को इनके नाम 15 साल में इतना उपेक्षा हुआ है, 700 गांव खाली हुआ है, आंध्रा पालन किए हैं, इनको क्या माफ करेंगे? इसलिए कितना भी चिंतन शिविर करे, बस्तर के लोग अभी समझ चुके हैं, इनके बहका में आने वाला नहीं है। साफ है, सत्ता तक पहुंचने के लिए बस्तर का साथ बेहद जरूरी है। तभी कांग्रेस ने प्रदेश विकास को देश तक पहुंचाने के लिए राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे की शुरुआत बस्तर से रखी है। कांग्रेस बस्तर में किसानों की जमीन वापसी, तेंदुपत्ता की 4000 प्रति मानक बोरा खरीदी, 52 प्रकार की लघु वनोपज की न्यूनतम मूल्य पर खरीदी जैसे सरकार के फैसलों के जरिए बस्तर का विकास करने का दावा करती है, तो भाजपा धर्मांतरण और आदिवासी अधिकारों के मुद्दे पर बस्तर का साथ चाहती है। सवाल ये, किसकी रणनीति ज्यादा कारगर रहेगी? और उससे भी बड़ा सवाल ये, अपने अधिकारों को लेकर लामबंद होता बस्तर का आदिवासी किसे समर्थन देगा? जगदलपुर से नरेश मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। जगदलपुर में बीजेपी का चिंतन शिविर चल रहा है। वह शिविर के दूसरे दिन अलग अलग मुद्दों पर चिंतन और मनन किया गया। वहीं शाम को चिंतन शिविर ने बीजेपी नेताओं ने डांस भी किया। बस्तर के आदिवासी गीतों पर भाजपा नेता जमकर थिरकते हुए नजर आए। बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता अनंत कुमार साय मांदर बजाकर माहौल में रंग जमाते हुए नजर आए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व CM रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, ब्रजमोहन अग्रवाल समेत दिग्गज अपने आप को रोक नहीं पाए। बीजेपी नेताओं का डांस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चलिए और अब बात करते हैं कुछ दूसरी खबरों की। तो छत्तीसगढ़ में आज से स्कूल पूरी तरह अनलॉक होने जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कक्षाओं के संचालन की अनुमति दे दी है। अब 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट भी स्कूल आ सकेंगे। कोरोना रोकथाम के दिशा निर्देशों के तहत स्टूडेंट्स को एक दिन के अंतर पर स्कूल बुलाया जाएगा और इवन फॉर्मूले से पहले दिन आने वाले 50% छात्र दूसरे दिन छुट्टी पर रहेंगे। कक्षाओं के संचालन की विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक स्कूलों में कक्षाएं उन्हीं जिलों में संचालित की जाएंगी जहां पिछले एक सप्ताह से कोरोना की संक्रमण दर 1% से कम है। हालांकि किसी भी स्टूडेंट की उपस्थिति अनिवार्य नहीं रहेगी। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज दिन भर मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है। विवेक हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं, तो वहीं रायपुर से हमारे साथ इस वक्त स्टार लाइव जुड़े हुए हैं। स्टार, क्या कुछ खास रहने वाला है छत्तीसगढ़ में, जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी खबर की बात करें तो आज से जो स्कूलें हैं वो पूरी तरीके से खुलने जा रही है। कल इस समय में राज्य प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया था 6वीं से लेकर 6वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं के बच्चों के लिए भी स्कूल का संचालन आज से किया जाएगा। हालांकि इसमें कोरोना गाइडलाइन के पालन करने की शर्त रखी गई है सभी स्कूल प्रबंधनों के लिए, और किसी भी बच्चे के ऊपर दबाव बनाने की बात भी नहीं की गई कि कंपलसरी होना होगा। जो बच्चे आना चाहते उन्हें ही आने दिया जाएगा, बाकी ऑनलाइन क्लासेस यथावत जारी रहेगी। तो एक स्कूल के लिहाज से, प्रदेश के लिहाज से ये बड़ी खबर है। इसके अलावा बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से मिनरल्स है, यहाँ पे तमाम इंडस्ट्रीज के लिए जो जरूरत की चीजें, वो तमाम चीजें मौजूद है, जिसके कारण यहाँ पर अक्सर इंडस्ट्रीज आते रहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जो इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ कंसेप्ट 2022 की घोषणा करेंगे, जिसके तहत इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जाना है 2022 में। उसको लेकर उसका स्लोगन और तमाम चीजों की आज औपचारिक रूप से घोषणा करेंगे। वो एक बड़ा आयोजन होगा छत्तीसगढ़ के हिसाब से, क्योंकि देश विदेश की जो इंडस्ट्रीज है जो छत्तीसगढ़ में आना चाहती है उनको एक मौका दिया जाएगा और सिंगल पॉइंट काउंटर बनाकर उनको तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे की बात कर ले तो आज वो पेंड्रा गौरेला मरवाही के जिले के तहत मरवाही में जाएंगे, वहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहां से शामिल होने के बाद लगभग 2:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर आ जाएंगे। ठीक है स्टार, आप भी इन तमाम खबरों पर नजर बना के रखिएगा। रुक कर लेते हैं भोपाल का। विवेक, आप भी जानकारी दीजिए, आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है, मॉर्निंग अपडेट क्या रहेगा?
मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस बढ़ती हुई महंगाई और रसोई गैस की जो कीमतें कल बढ़ी है उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगी। भोपाल में कोलार इलाके में ये प्रदर्शन होगा। जिला कांग्रेस कमेटी प्रदर्शन करेगी क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम के साथ साथ रसोई गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं। कल एक बार फिर रसोई गैस के दामों में 16 दिन बाद इजाफा हुआ है। कांग्रेस इसको मुद्दा बना चुकी है और ऐसी स्थिति में आज पूरे भोपाल में जो है कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई जिलों में कांग्रेस कमेटी जो है प्रदर्शन कर सरकार का विरोध करेगी, केंद्र सरकार का विरोध करेगी, राज्य सरकार का विरोध करेगी। इसके साथ ही यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपने गृह विधानसभा क्षेत्र बुधनी के दौरे पर रहेंगे। सुबह मुख्यमंत्री 11:55 पर बुधनी पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री आवली बीच का भी लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही सलकनपुर में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। संकल्पपुर में माता का मंदिर है, वहां दर्शन भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री भोपाल लौटेंगे। तो आज पूरा दिन मुख्यमंत्री बुधनी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन और अपने क्षेत्र में योजनाओं की क्या जमीनी हकीकत है इस पर सीहोर जिले के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे। आज पूरा दिन मुख्यमंत्री बुधनी विधानसभा क्षेत्र में अपना समय बिताने वाले हैं। ठीक है विवेक, आप इन तमाम खबरों पर बने रहिएगा। स्टार विवेक, आप दोनों से ही हम ताजा अपडेट भी लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बात करेंगे ग्वालियर की। ग्वालियर में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ की लैब शिफ्टिंग का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए सरकार ने 140 एकड़ जमीन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके चलते सिटी सेंटर इलाके की करोड़ों की संपत्ति का नुकसान होने से बच गया है। दरअसल केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर डीआरडीओ की प्रयोगशाला को महाराजपुर में ट्रांसफर करने की मंजूरी ले ली है। इसके लिए सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने भी उनका आभार व्यक्त किया है। वहीं सिंधिया ने रक्षा मंत्री से यह भी अनुरोध किया है कि वो महाराजपुर में शिफ्ट होने वाले डीआरडीओ की प्रयोगशाला की आधारशिला रखने के लिए आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंधिया को आश्वस्त किया है कि जल्द ही वो ग्वालियर का दौरा करेंगे। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आज हल्ला बोल करने जा रही है। रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध किया जाएगा। भोपाल के बीमा कुंज कोलार में दोपहर 12 बजे से कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल का यह बड़ा प्रदर्शन रहेगा। तो एक बार फिर से बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोल करने जा रही है। रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और भोपाल के बीमा कुंज कोलार इलाके में यह प्रदर्शन किया जाएगा। दोपहर 12 बजे से धरना प्रदर्शन करेगी कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज बड़ा प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राजधानी रायपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ 2022 का आयोजन अगले साल 27 जनवरी से 1 फरवरी तक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे। इस मौके पर सीएम इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ 2022 का लोगो और वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं उद्योग विकास विभाग की ओर से इस मीट का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान दुनिया के प्रमुख निवेशक समुदायों, ग्लोबल कंपनी, बिजनेस लीडर्स, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, स्थानीय व्यवसायियों, व्यापारिक और निवेशक संगठनों को एक दूसरे के नजदीक आने का मौका मिलेगा। राज्य सरकार ने नई उद्योग नीति का निर्माण कर कृषि और वन आधारित उद्योगों को प्राथमिकता देने के साथ साथ निवेश के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण के लिए विशेष पैकेज और रियायतें दी है। उद्योगों की स्थापना तथा संचालन के नियमों का भी सरलीकरण किया गया है। साल 2019-20 और साल 2020-21 में राज्य में नए उद्योगों की स्थापना के लिए 132 एमओयू किए गए हैं, जिसमें 58,950 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। इससे 78,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। रायपुर की सीआईडी में काम करने वाली महिला सिपाही 9 महीने लापता रहने के बाद वृंदावन में मिल गई है, लेकिन उसे लेने के लिए वृंदावन पहुंची पुलिस को उसने रायपुर लौटने से इनकार कर दिया। पति के साथ मिलकर पुलिसकर्मी और अफसरों पर प्रताड़ना का आरोप लगाने वाली महिला आरक्षक अंजना सहित 21 अगस्त से लापता थी।
उसकी मां ने रायगढ़ में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शून्य में केस रजिस्टर किया गया और रायपुर के राजेंद्र नगर थाने भेजा गया। पुलिस को कुछ दिन पहले पता चला कि वो वृंदावन में पूजन सामग्री बेच रही हैं। रायपुर पुलिस उन्हें लेने के लिए भी पहुंची, लेकिन उन्होंने वापस रायपुर लौटने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने साल 2007 और 2016 में भी पुलिसकर्मी और अफसरों के प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 3 महीने की छुट्टी का आवेदन देकर वो वृंदावन चली गई। जमीन जायदाद में हिस्सा नहीं देने वाली दादी का पोते ने मर्डर कर दिया और फिर उसके लापता होने की रिपोर्ट खुद ही थाने में दर्ज करा दी। लेकिन पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उसके हाथ कातिल पोते के गिरेबान तक पहुंच गए। घटना मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के नाहरगढ़ इलाके की है। जगह खेड़ी में 28 अगस्त को पुलिस को पीपलिया कराड़िया निवासी चुन्नीबाई की लाश मिली थी। 75 वर्षीय लाश की चुन्नीबाई के लापता होने की रिपोर्ट उसके ही पोते विक्रम बाघरी ने लिखवाई थी। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया कि उसने ही 8 अगस्त को अपनी दादी की हत्या की थी। उसके पोते विक्रम द्वारा ही उसकी हत्या की गई है। कुल 45,500 रुपए का मामला था जो उसके पास मृतिका के पास रखे हुए थे, उसे जब्त किए गए हैं और साथ ही जो जिस चीज से उस महिला को मारा गया था वो सब चीज जब्त की। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम की सीरीज में वापसी करना है तो उन्हें आज से शुरू होने वाले चौथे टेस्ट मैच को जीतना होगा। सीरीज का चौथा मैच 5 दिनों तक चलेगा। फिलहाल अभी दोनों टीमें एक मैच जीत चुकी हैं और पहला मैच बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया था। टेस्ट मैच का चौथा टेस्ट मैच लंदन की दी ओवल में खेला जाएगा। इस मुकाबले में दोनों टीमें पूरी ताकत के साथ जीत के लिए जोर लगाएंगी। सबकी नजर विराट कोहली पर रहेंगी जो अपना 23,000 रन पूरा करने वाले हैं। वहीं रोहित शर्मा अगर 22 रन बनाते हैं तो वो 15,000 रन पूरे कर लेंगे। वहीं भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी अगर 3 विकेट ले लेते हैं तो अपने करियर के 100 विकेट पूरे कर लेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।